आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन पर। वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें। आज हम करने जा रहे हैं हमारी 8वीं की कक्षाओं के लिए विज्ञान की वर्कशीट, जिसका नंबर है 15 और आज हमारी तारीख है 20 नवंबर। आपको याद ही है कि हम धातुओं के बारे में बहुत सारी बातें अब तक कर चुके हैं और उसी संदर्भ में हम आज आगे की तरफ बढ़ते हैं अधातुओं को लेकर। धातुओं के साथ साथ अधातुओं के बारे में भी कुछ खास बातें जान लेते हैं और आज हम जान रहे हैं उनके रासायनिक गुणों के बारे में। अगर हम बात कर रहे थे, पिछली वर्कशीट्स में हम बात कर चुके हैं कि धातु ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आती हैं या वाटर के कांटेक्ट में आती हैं तो वो अभिक्रिया करती हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि अधातु अगर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आती है तो वो क्या करती है। अगर अधातु ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आती है, उसके संपर्क में आती है तो अभिक्रिया करती है और वो जो क्रिया करती है, जो वो काम करती है ऑक्सीजन के साथ, उससे जो बनता है उसे हम बोलते हैं अधातु ऑक्साइड। आपको याद रखना है, अधातु बनाती है ऑक्सीजन के साथ मिलकर अधातु ऑक्साइड। ये यहां पर इसकी रासायनिक क्रिया को लिखा गया है। अधातु जमा में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मतलब O2 इक्वल टू अधातु ऑक्साइड। सल्फर को अगर जलाया जाता है तो वह ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है और फिर जो गैस बनती है उसका नाम है सल्फर डाइऑक्साइड। जब सल्फर डाइऑक्साइड को पानी में मिलाया जाता है तो हमें जो मिलता है वो मिलता है सल्फ्यूरस अम्ल। आपको पता है ना, अम्लीय पदार्थ होते हैं जिनका नेचर अम्लीय होता है। तो ये जो सल्फर था, जलने पर जो गैस के रूप में कन्वर्ट हो गया। सीधी सी बात है, जब हम किसी चीज को जलाते हैं तो वो गैस बनकर उड़ता है। तो जब हम सल्फर को जलाते हैं तो वो बनाता है सल्फर डाइऑक्साइड गैस, और यही जब गैस पानी में मिला दी जाती है, विलय लिखा ना यहाँ पे, विलय मतलब मिलाना, मिला दी जाती है तो वो एक तरीके का अम्ल बनाती है जिसे हम बोलते हैं सल्फ्यूरस अम्ल। अब इसी चीज को यहाँ पर हमने दिखाया है रासायनिक सूत्रों के द्वारा और क्रियाओं के द्वारा। तो चलो एक बार देख लेते हैं। सल्फर जमा ऑक्सीजन, तो सल्फर जब ऑक्सीजन के साथ मिलकर बनता है तो वो बन जाता है सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2, जो अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा। उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड जो है पानी के साथ हम मिला दें तो SO2 जमा H2O, क्या बनेगा H2SO3। ये H2 था यहाँ पर और S भी था और ये O2 हो गया, O के साथ मिलकर 3, ये वाला O और ये वाला O। यहाँ पर ये S और O2 था तो ये सीधा SO2 बन गया। उसके बाद कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिलते हैं तब बनता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बारे में तो आपने हमेशा सुना ही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसे बनती है? कार्बन जो अधातु है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर बनाती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब पानी के साथ मिलती है तो वो कार्बोनिक अम्ल बनाती है जिसे हम कहते हैं H2CO3। और आपको याद भी है ना, हम बात करते हैं अम्लीय वर्षा की, तो अम्लीय वर्षा में भी हम इसकी बात करते हैं H2CO3 की, कि ये अम्लीय वर्षा में ये गैस किस तरीके से पानी के साथ मिलकर नीचे धरती तक आती है, जो जानवरों के लिए, बिल्डिंग्स के लिए और बहुत सारे चीजों के लिए नुकसानदेह हो गई है, पेड़ पौधों और मनुष्य के लिए भी, जब हम अम्लीय वर्षा की बात करते हैं। तो कुल मिलाकर ये अधातु के बारे में आज हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने कार्बन जैसी गैस के बारे में भी आज हम बात कर रहे हैं कि ये कार्बन गैस जो ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है और यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस पानी के साथ मिलकर कार्बोनिक अम्ल बनाती है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अधातु ऑक्साइड की प्रकृति के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, और अब तक हमने ज्यादातर सभी की प्रकृति को जानने की कोशिश की ही है। धातुओं की प्रकृति को भी जानने के लिए हमने एक्सपेरिमेंट किया था। अब हम अधातुओं की प्रकृति को जानने की कोशिश करते हैं कि वो अम्लीय है या क्षारीय है। तो वैसे तो अभी अभी हमने बात की ही कि अधातु कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जब हम बात कर रहे थे कि वो पानी के साथ मिलती है तो कार्बोनेट अम्ल बनाती है। हमने अभी भी ये बात की ना, कार्बोनिक अम्ल बनाती है। तो कार्बोनिक अम्ल बनाती है, इसका मतलब जरूर इसकी प्रकृति अम्लीय ही होगी, लेकिन फिर भी हम एक्सपेरिमेंट करके भी जरा देख लेते हैं। सबसे पहले हम कोयला ले लेंगे, क्योंकि कार्बन और कोयला
एक ही बात हो गई। उसके बाद लाल और नीला दोनों तरह का लिटमस ले लेंगे, सूचक पत्र, और एक कांच का जार ले लेंगे। उसके बाद हमें करना क्या है, जो हमारे पास कोयले के टुकड़े हैं उनको हम जलाएंगे और उसके ऊपर कांच का जार उल्टा करके रख देंगे। अब उसके अंदर से गैस निकलेगी। आपको पता है कोयले का टुकड़ा जलाते हैं तो उसमें से धुआं जैसा निकलता है, गैस निकलती है, और वो गैस जो है, वो जो जार आपने उसके ऊपर उल्टा करके रखा है, कांच का जार, उसके अंदर इकट्ठी होगी और वो आपको दिखाई भी देगी, उसके अंदर धुआं जैसा दिखाई आपको देगा। और फिर जार में थोड़ा पानी डालकर उसको पानी में घोलने का प्रयास करें। मिश्रण को थोड़ी देर तक हिलाया और नीले और लाल लिटमस सूचक से टेस्ट किया। हम उसे हिलाएंगे और उसके बाद जो पानी उसके अंदर हमने डाला है उसको हिलाएंगे, वो उसमें मिक्स हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और उसके बाद जब हम उन्हीं बूंदों को नीले और लाल लिटमस दोनों पेपर पर डालेंगे तो हम देखेंगे कि होता क्या है कि जो नीला वाला लिटमस है वो लाल हो जाता है और दूसरे वाले लिटमस पेपर को आप देखेंगे कुछ भी नहीं होगा उसमें। तो नीला लिटमस अगर लाल हो गया तो इससे क्या पता चलता है कि जो भी टेस्ट हम कर रहे हैं, जिस भी पदार्थ का टेस्ट कर रहे हैं, वो अम्लीय है। तो फिलहाल तो हम इस गैस का, अधातु का टेस्ट कर रहे थे और हमने टेस्ट करके पता लगाया कि अधातु ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। तो ये था हमारा एक्सपेरिमेंट जिससे ये क्लियर हो गया है कि अम्लीय होती है इनकी प्रकृति। हालांकि अभी हम पीछे भी ये पढ़ चुके थे, जैसे मैंने आपको बताया ना, कार्बनिक अम्लीय वर्षा के बारे में। तो अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये तो हमने ऑक्सीजन के बारे में बात की। अब ये अगर पानी के साथ अधातु मिलती हैं तो क्या करती हैं? ज्यादातर अगर हम बात करते हैं सामान्य स्तर पर तो अधातु पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं, लेकिन कुछ अधातु ऐसी होती हैं जो हवा में बहुत सक्रिय होती हैं। इसलिए ऐसी अधातुओं को जल में रखा जाता है। यहाँ पर ये मिसप्रिंट है, इसे ठीक कर लीजिएगा। ऐसी अधातुओं को जल में रखा जाता है। अब हम बात कर रहे हैं फास्फोरस की। फास्फोरस एक सक्रिय अधातु है जो पानी में खुला रहने पर आग पकड़ लेती है, और क्योंकि ये पानी में ये हवा में खुली रहेगी तो आग लग जाएगी, इसके अंदर जलने लग जाएगी। इसीलिए फास्फोरस को हम वायुमंडल की ऑक्सीजन से संपर्क में ना आए, या हम ये कहें कि वो हवा के संपर्क में ना आए, इसीलिए हम उसे पानी में रख देते हैं। पानी के अंदर रहेगी तो हवा से दूर रहेगी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फास्फोरस को पानी में डुबोकर क्यों रखा जाता है, तो इसलिए रखा जाता है ताकि वह हवा के संपर्क में ना आ सके या फिर वायुमंडल की ऑक्सीजन के संपर्क में ना आ सके। जैसे ही उसे ऑक्सीजन मिल जाएगी वो जलने लगेगी। तो अम्लों से अभिक्रिया। अब बात करें कि अधातु अम्लों के साथ कैसी अभिक्रिया करती हैं। तो अधातु अम्लों से अभिक्रिया नहीं करती हैं, मतलब अम्लों के साथ मिलकर कोई वो नई चीज नहीं बनाएंगी। जैसे यहाँ पर हमने बात की कि जल से अभिक्रिया में वो जल से मिलकर कोई नई चीज नहीं बनाती हैं अधातु। और वहीं हमने बात की क्षारों की, तो अधातु क्षारों की अभिक्रिया जटिल होती है। अधातुओं की क्षारों से अभिक्रिया जटिल होती है, मतलब इसके साथ मिलकर अभिक्रिया होती है। अभी हम बात करते हैं अम्ल के साथ, तो ये कोई अभिक्रिया नहीं कर रहा, लेकिन क्षार के साथ ये अभिक्रिया करते हैं। अभिक्रिया करेंगे तो फिर अलग अलग चीजें भी बनाएंगे। शायद हो सकता है आगे वाली वर्कशीटों में हमें कुछ और पढ़ने को मिले इसके बारे में, लेकिन फिलहाल जितना बताया गया है उतना ही पढ़ लेते हैं। उसके बाद कुछ अधातुओं के नाम भी हमें पूछे गए हैं। जैसे सल्फर का नाम हमने अभी पढ़ा ही था कि सल्फर से सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनी। कार्बन की बात भी हमने कर ही ली है कि कार्बन पर अभी भी हमने एक्सपेरिमेंट किया था। फिर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आयोडीन, ये सभी अधातुओं के नाम हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। अब देखते हैं हमने क्या सीखा। इसकी तरफ आगे की तरफ बढ़ते हैं और जांचते हैं स्वयं को। सामान्यतः पाए जाने वाली 4 अधातुओं के नाम लिखने हैं, जिसमें हमने कार्बन की बात की, हमने हमने कार्बन की बात की, फास्फोरस की भी हमने बात की ही है, सल्फर की बात की, ऑक्सीजन की बात की, नाइट्रोजन की बात की, आयोडीन की बात की। हमने इतनी सारी चीजों की बात की और उनमें से हमने 4 नाम यहाँ लिख दिए हैं। फिर फास्फोरस अधातु को पानी में क्यों रखा जाता है? इसलिए रखा जाता है ताकि वो वायु में खुला रहकर आग न पकड़ सके। अधातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? तो अम्लीय प्रकृति होती है, ये हमने अभी पढ़ा। और अब हमें बताना है सही या गलत। अधातु अम्लों से तीव्र गति से अभिक्रिया करती हैं, तो हमने अभी ये बात
पढ़ी थी कि अधातु अम्लों के साथ कोई भी अभिक्रिया नहीं करती हैं, तो इसका मतलब पहली बात तो हो गई गलत। और दूसरी बात इन्होंने पूछी हमसे, अधातुओं की क्षारों से अभिक्रिया जटिल होती है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि ये अधातु क्षारों के साथ जटिल अभिक्रिया करती हैं, यानी उसके साथ अभिक्रिया होती है, तो ये हो गया सही। अब आगे बढ़ने से पहले मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपको लगता है कि ये वीडियोस आपको आपकी वर्कशीट समझने में मदद करती हैं, आपको आपका होमवर्क करने में आसानी होती है और आप चाहते हैं कि आगे भी आपको महाअध्ययन की तरफ से आपके काम को करने के लिए वीडियोस मिलती रहें, तो इसके लिए ज़रूरी है कि ये चैनल चलता रहे और उसके लिए ज़रूरी है कि आप इसे सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइबर बढ़ते रहें। तो करना आपको ये है कि आपकी वीडियो के ठीक नीचे आ रहा है एक रेड कलर का निशान जिस पर लिखा है सब्सक्राइब, उसे क्लिक करेंगे, कलर चेंज हो गया, अब लिखा आएगा सब्सक्राइब्ड। फिर मिलते हैं ऐसी ही अच्छी सी वर्कशीट्स के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें, नमस्कार और धन्यवाद।